नमस्ते मित्रों। आज 31 जनवरी 2022 के अंदर में बी किसान टीम ने जो बाम्बू के रिलेटेड अलग अलग जगह से माहिती जो इकट्ठा की हुई है, वो सारी माहिती को आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, कई लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, कई लोग जानना पसंद कर रहे हैं कि बाम्बू किस तरीके से ग्रोथ करेगा। बाम्बू के रिलेटेड आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक वीडियो के अंदर में बढ़िया तरीके से दे पाए, तो उसके लिए आज हमने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। तो आइए चल के बाम्बू रिलेटेड चीज को समझते हैं। जैसे आज तक हमने बाम्बू को जो देखा हुआ था वो जंगल के अंदर में देखा हुआ था। खास तौर पे कटंगा बांस जो है वो पूरे इंडिया के अंदर में प्रचलित है। हर जगह पर कटंगा बांस मिलेगा और एक लाठी बांस आता है, वो लाठी बांस मिलता है। तो बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर में एक भ्रांति छा जाती है कि बांस यानी कांटे से भरा हुआ है, उसी को बांस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल 1900 से भी ज्यादा प्रजातियां बांस की ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में चल रही है, शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। इंडिया के अंदर में टिश्यू कल्चर लैब के अंदर में कई प्रजातियां नई नई बननी शुरू हो चुकी है। तकरीबन 19 से 20 वैरायटी यहाँ पर बन रही है और कई सारे सीड्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से ऑनलाइन भी अवेलेबल हो चुके हैं। देखा जाए तो इंडिया अभी बांस की एग्रीकल्चर के अंदर में आ रहा है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में कई देश ऐसे हैं जो पहले से बांस की खेती भी कर रहे हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको बताया जाए तो इंडोनेशिया है, वियतनाम है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, ये सारे देश, चाइना है, जो बड़े पैमाने के अंदर में बांस की खेती करके उसमें से कई अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स फिर ऑल ओवर वर्ल्ड वो लोग बेचते हैं। जैसे अगरबत्ती है, पेपर का जो पल्प, न्यूज़पेपर जो पर डे जो देखते हैं, वो न्यूज़पेपर का पेपर भी और न्यूज़पेपर का पल्प भी, ये दोनों इंपोर्ट होकर आता है। अगरबत्ती इंपोर्ट होकर आती है। कई सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बना के फिनिश गुड्स के तरीके से, जैसे कह सकते हैं पार्टिकल बोर्ड इंपोर्ट होकर आता है। फ्यूल के अंदर में भी सीएनजी उसमें से बनता है, वो लोग वहां पर यूज भी करते हैं और बाहर भी भेजते हैं। कापड़ ढेर सारा बनता है, छोटी मोटी तो कई सारी चीजें हैं जो बांस में से बनती है। वो देश के जीडीपी तक उसके अंदर में कहीं ना कहीं असर हो, वहां तक बांस और बांस की इंडस्ट्री आ चुकी है। लेकिन इंडिया के अंदर में अभी सबसे ज्यादा चल रहा है वो बलकुआ वैरायटी है, जो सभी जगह पर यूज आ सकता है। वैसे तो देखा जाए तो इंडिया ने भी टेक्नोलॉजी की मदद से टिश्यू कल्चर लैब के अंदर में और कहीं इंपोर्ट की हुई वैरायटी जो आज इंडिया में देखने को मिल रही है, वैसी बलकुआ है, टुल्डा है, न्यूटन्स है, डेंड्रोकेलिमस है, ब्रांडीसाई है, फिर वल्गरियस ग्रीन, वल्गरियस येलो है, या मोजा बाम्बू है। इस तरीके की कई वेराइटीज है जो इंडिया में आज अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन सबसे प्रचलित और सबसे ठोस, ग्रोथ में भी फास्ट हो, वैसी वैरायटी जो अपने पास में अवेलेबल है वो बाम्बूसा बाम्बू बलकुआ वैरायटी है, जो इंडिया के अंदर में पिछले 10-15 साल के आसपास में ग्रोथ होने लगी है। और आज आप 5 साल, 7 साल, 10 साल का कहीं पर भी देखो तो वो बलकुआ वैरायटी अपने को देखने को मिल सकती है। वैसे देखा जाए कि बांस क्या और अभी हम जो खेती कर रहे थे वो क्या, तो मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे बलकुआ वैरायटी है, उसकी क्या विशेषता है। तो बलकुआ वैरायटी जो है वो किसी भी तरीके की जमीन के अंदर में हो सकती है, चाहे वो जमीन हेवी फर्टिल ब्लैक सॉइल हो, पानी लीचिंग कर रहा हो उस तरीके की सॉइल हो, ठीक ठीक फर्टिल लैंड हो तो भी हो सकता है, पहाड़ जैसी अगर जमीन है वहां पर भी हो सकता है, जहां ग्रास उग सकता है वहां पे बांस हो सकता है। और ये बलकुआ वैरायटी रफ एंड टफ में आती है।
3000, 3500, 4000 TDS पानी में भी उसका ग्रोथ हो सकता है। अगर पानी बढ़िया है, यानी कि पानी और जमीन का मेल मिलाप सही है, तो वहां पे आपको हार्वेस्टिंग जल्दी आएगा और शूट्स ज्यादा निकलेगी, वजन ज्यादा मिलेगा। यदि पानी थोड़ा सा खारा है, पीएच मेंटेन नहीं है, जमीन और पानी दोनों का मेल मिलाप सही तरीके से नहीं है, सिर्फ रेनिंग सीजन में ही आप काम कर सकते हो, तो उस जगह पर थोड़ा सा ग्रोथ लेवल कम आएगा। या तो कह सकते हैं ग्रोथ बनते बनते टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। खास तौर पे बांस की वैरायटी को एक चीज चाहिए, वो है धूप। जहां पर सबसे ज्यादा धूप रहेगी वहां पर इसका ग्रोथ रेशियो जो है वो बढ़ता रहता है। जहां पर ठंडी का वातावरण आएगा वहां पर ग्रोथ बढ़ेगा, लेकिन वो जो उसके अंदर में ठोस बनना चाहिए, जो फाइबर क्रिएट होना चाहिए, वो फाइबर क्रिएट नहीं होगा। उस टाइम पे सूट्स जो है वो ज्यादा निकलेगी ठंडी के टाइम के अंदर में। खास तौर पे जब हम बांस की खेती करते हैं तो बांस की खेती के अंदर में 4 साल 5 साल के बाद में एक मोटा सा लेयर जो है वो लीफ का बन जाता है, और वो लीफ का लेयर बन जाने के कारण सूर्य की रोशनी जो जमीन पे पड़नी चाहिए वो पड़ती नहीं है। उसके कारण बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो है वो नीचे से कंटिन्यूस चालू रहती है। बैक्टीरियल एक्टिविटीज नीचे से चालू होने के कारण जो हमने बरसों से यूरिया डीएपी से खेती की है या कई तरीके के पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं, तो उसको तोड़ने का काम वो ये इंटरनल बैक्टीरियाज करेंगे और फिर से अपनी फर्टाइल लैंड जो है फिर से हो जाएगी। और 4-5 साल के बाद में इसके जो रूट्स है वो डेवलप हो गए होंगे, तो जो भी बारिश का पानी है वो सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा और पेनिट्रेट होकर अपनी ही लैंड के नीचे, अपने ही ब्लैक सोइल या तो जिस तरीके की सोइल है उसके नीचे जाएगा। और इसके जो रूट्स है वो रूट्स के पास में कैपेसिटी है पानी को होल्डिंग करने की। तो जहां पर भी आपका बोर वगैरह आपने बनाया हुआ है जिसमें आधे घंटा पौना घंटा पानी चल रहा था, आपने बांस लगाया उसी खेत और खेत के आसपास में, तो फिर चौथे साल 5वें साल के अंदर में वही आधे घंटे का अगर पानी चल रहा था तो वो पानी रिचार्ज होकर कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक चलेगा। मतलब पानी का रेशियो जो है वो बढ़ता रहेगा। खास तौर पे जो जगह पे पानी का बहाव ज्यादा है और मिट्टी हर बार जो है वो बह जाती है, उस जगह पर भी अगर हम बांबू लगा देते हैं तो 1-1.5 साल तक केयर करना पड़ेगा। उसके बाद में इसके जो रूट्स है वो 2 फीट की हाइट तक नीचे जाते हैं और खास तौर पे हॉरिजॉन्टली चलते हैं, टेढ़े चलते हैं, आड़े चलते हैं। तो उस रूट्स के कारण वहां पर मिट्टी जो है वो धस के निकल जाती थी, वो मिट्टी को धस के निकलने नहीं देगा, वहां पर होरोजन अपना जो हो रहा है लैंड का वो बचाएगा। दूसरी बात, जैसे हम पीपल की बात करते हैं, वड की बात करते हैं, जब सबसे ज्यादा वो ऑक्सीजन देता है, वैसे ही उसके बाद जो कोई ट्री आता है तो वो बांबू आता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता जो है बांस के अंदर में है। सबसे ज्यादा कार्बन की सोखने की क्षमता जो है वो बांस के अंदर में है। तो जहां पर भी बांस लगता है वहां पर ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर जो अपना जो है वो ऑक्सीजन वाला हो जाता है। तो जैसे हम घूमने के लिए फैमिली के साथ में हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वो 2-3 दिन वहां पर अपने को ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा सही मिलने के कारण, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलने के कारण, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण अपना पूरा बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाता है। वैसे सेम इसकी हीलिंग की थियरी बनती है, जहां पर भी बांस ज्यादा लगता है वहां पर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ज्यादा लेने के कारण हम जो है अपने शरीर को एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। वैसे भी अभी देखा जाए तो क्लाइमेट चेंजिंग होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सब जगह पर इंडस्ट्रीज लगने के कारण धुआं बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन, या कई जगह पर इंडिया में हम देख रहे हैं मेट्रो सिटीज के अंदर में हेवी इंडस्ट्रीज होने के कारण पोल्यूशन बढ़ता जाता है। तो उसका एकमात्र छोर, एकमात्र मैन मेड फॉरेस्ट बनाए तो वो बांबू से बन सकता है। और बांबू से कई सारी वेराइटीज हम डाल सकते हैं। और अभी बताता हूं आपको बांबू के रिलेटेड और क्या चीज अपने को एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में फार्मर को काम आ सकती है और फार्मर अपनी इनकम किस तरीके से बढ़ा सकता है। तो बांबू की वैसे हम जो खेती करते हैं उस खेती के अंदर में परंपरागत खेती से हम भिन्न क्यों हैं, किस तरीके से परंपरागत खेती से हम अलग हो सकते हैं।
तो बेसिकली परंपरागत खेती हम करते हैं तो सौराष्ट्र के अंदर में हमारे इस मोरबी के आसपास के एरिया में हम लोग कॉटन उगाते हैं, फिर हम लोग मूंगफली करते हैं, एरंडा करते हैं। इस तरीके की रेनिंग सीजन की आइटम हम करते हैं जिस एरिया में हमारा यहाँ पर खारा पानी है या तो ड्राई एरिया है, तो हमें बारिश की एक सीजन के अंदर में क्रॉपिंग पैटर्न मिलती है, वहां पर हम काम करते हैं। तो जहां पर खारा पानी नहीं है, कई एरिया ऐसा है जहां पर पानी सही भी है और वहां पर 2 सीजन भी लेते हैं। विंटर की सीजन के अंदर में भी तल करते हैं, तिलहन करते हैं, फिर जीरू करते हैं, फिर कई जगह पर हल्दी करते हैं, कई जगह पर सरसों करते हैं। तो उस एरिया के अंदर में कंपलसरली बाउंड्री करना वो जरूरी रहता है। कई लोग परंपरागत खेती से ऊपर आकर पैसा की इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं। परंपरागत खेती के अंदर में हमने जो सर्वे किया हुआ है उस सर्वे के हिसाब से कई गांव में फार्मर्स ने हमें बताया कि 5,500 लेकर हमें पर बीघा इनकम होती है खर्चा निकालने के बाद में। कई प्रगतिशील खेडूत है जो लोग 7,500 या 10,000 रुपए बीघे इस फसल से कमाते हैं। जो 2 फसलें लेते हैं वो 20,000 रुपए तक प्रति बीघा इनकम कर रहे हैं। तो परंपरागत खेती से बाहर निकल के और इनकम को बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो उसके लिए आता है फिर बागायती, कि आप किसी भी तरीके का फ्रूट फार्मिंग करिए और वो फ्रूट फार्मिंग करने के बाद में आप इनकम को थोड़ा सा और मैच्योर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बागायती में होता क्या है, आप 12/10 में, 10/10 में, 13/10 में ऐसे प्लांट टू प्लांट और रो टू रो करके काम करते हैं। तो बीच में जो रूटीन परंपरागत खेती कर रहे थे वो भी कर सकते हैं और साथ में बागायत आपका 3 साल तक में उपज दे। केला करते हैं, पपीता करते हैं तो 1 साल के अंदर में उसमें से उपज आती है। तो ऐसे मिक्स फार्मिंग करके भी कई फार्मर्स जो है इनकम क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके अंदर में करना पड़ता है बोरवेल, कुआं, पानी की पूरी चीज 12 महीने तक कंटिन्यूटी मिले, वो चीज ड्रिप इरिगेशन करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो है वहां पर जरूरत रहती है और उसके बाद में उसकी फार्मिंग जो है वो परंपरागत से और एक्स्ट्रा इनकम की ओर जा सकती है। तो बागायत करने के बाद में उनको इनकम और बेनिफिट बढ़िया मिलता है। लेकिन बागायत के अंदर में एक चीज रहती है कि आपको मैन पावर जो है वो कंटिन्यूस 12 महीने तक रखना पड़ता है। और जब हार्वेस्टिंग पीरियड आपका आता है वो 30 दिन से लेकर 45 डेज या ज्यादा से ज्यादा मैच्योर पीरियड गिने तो 90 डेज का हार्वेस्ट पीरियड आप पहली कटिंग, दूसरी कटिंग, तीसरी कटिंग के हिसाब से दूसरे अलग अलग फ्रूट्स में ले सकते हैं। उसके अंदर में वो 90 डेज के अंदर में आपको फ्रूट को मैच्योर भी कर देना है, उसको हार्वेस्ट भी करना है और हार्वेस्ट करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसका सेटलमेंट भी कर लेना है। आपको वो फ्रूट को कहीं ना कहीं बेचने जरूर जाना पड़ेगा और उस टाइम पे आपके आसपास की मंडी में जिस तरीके का प्राइसिंग है उस प्राइसिंग पे आपका काम होगा। अगर प्राइसिंग हाई है, इल्ड कम आई हुई है आसपास के जगह के, तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। अगर इल्ड सब जगह पर ज्यादा आई हुई है तो आपको उस टाइम पे मार्केट के अंदर में से पैसा कम मिलता है। अब ये परंपरागत भी हमने देखा, बागायत भी देखा। उसके सापेक्ष में जब हम बांबू की ओर जाते हैं तो बांबू के अंदर में सबसे ज्यादा क्या हमें ऐसा लगा कि हम बांबू की तरफ गए, तो आपको बताऊं, हमने देखा ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग रीजन के अंदर में कई फार्मर मित्रों से मिले। वो फार्मर मित्रों ने कौन से गुरु से अलग अलग फार्मिंग टेक्निक सीखी, उन गुरुओं से मिले और उनसे हमने देखा कि किस तरीके से थंब रूल होते हैं और आज से 40 साल पहले की खेती क्या हुआ करती थी और आज की खेती क्या है। तो परंपरागत आज से 40 साल पहले जो हर गांव खेड़ा के अंदर में किसानियत होती थी, पूरे घर के 4 लोग 5 लोग खेती के अंदर में ही जुटते थे और खेती का काम सब मिल बांट के करते थे। तो तब लेबर नहीं लगती थी। आज थोड़ा सा रुख चेंज हुआ है। आज हर लोग इनकम सोर्सेस के लिए कहीं पे नौकरी पेशे पे है, कहीं पे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, या तो कोई इंडस्ट्री के अंदर में खुद की इंडस्ट्री की है या इंडस्ट्री में जा रहे हैं। किसानियत के अंदर में जो घर के बुजुर्ग हैं वो लोग खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। तो खेती बाड़ी वो खुद कर नहीं रहे हैं, वो खुद खेती बाड़ी करवा रहे हैं।
तो खेतीबाड़ी करवाने में सबसे ज्यादा लेबर जो है वो अपनी लग रही है। पहले के जमाने के अंदर में घर के ही अंदर में पशुपालन होता था, खेती और पशुपालन साथ में एकत्र होकर होती थी। आज गांव के अंदर में भी देखेंगे तो बहुत रेयर केसेस है जहां पर पशुपालन हो रहा है। तो जो हम पहले के जमाने में खातर वगैरह अपने ही घर से डालते थे, तो अपने को कहीं पर भी कोई दूसरी चीज की खर्चे की जरूरत नहीं थी। आज हो गया कि हमें खर्चा जो है वो खातर का बाहर से ही लाना पड़ता है, चाहे हम देसी खातर डालें तो भी बाहर से लाते हैं, तो खर्चा बढ़ता गया। और साथ में जो एक स्ट्रेंथ से हम काम करते थे, एक परिवार के सदस्य से हम काम करते थे, उसके जगह पर हमें डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे की होने लगी। आज 2021 के अंदर में आप देखेंगे तो 1940 रुपए से लेकर 2030-2040 रुपए तक कॉटन का प्राइस आ गया। लेकिन आज भी सब खेत के अंदर में लेबर ना मिलने के कारण वो कॉटन वैसे के वैसे ही खड़ा है। सामने 400 रुपए तक, 450 रुपए तक कॉटन को निकालने की खेत से वो लेबर देनी पड़ रही है। यानी हम 50-60 रुपए में एक बार इंक्रीज प्राइस होना वो अपन आदर्श नीति नहीं कह सकते उसको। लेकिन मैं आपको क्यों ये सब चीज कह रहा हूं, वो इसलिए कि पहले परंपरागत खेती के अंदर में बीज अपने घर के हुआ करते थे, आज बीज भी हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। तब बीज देसी बोआ करते थे तो रोग बहुत कम आते थे। आज हम अलग अलग बीज जो है वो बो रहे हैं, जो कह सकते हैं जेनेटिक चेंजिंग करके आए हुए बीज भी है, साग के अंदर में, वेजिटेबल्स के अंदर में, और कई दूसरे फसल्स के अंदर में भी। तो हमें पेस्टिसाइड और दवा की भी जरूरत पड़ने लगी, जब आज से 40-50 साल पहले पेस्टिसाइड और दवा कहीं पर थी नहीं। ये सारे समस्याओं का समाधान हम लोगों ने अलग अलग जगह पर जो देखा वो हमें ये मिला कि फार्मर काम तो सही कर रहा है, पैटर्न पे तो सही है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा खर्चा पड़ रहा है मजूरी के अंदर में, सबसे ज्यादा खर्चा पड़ रहा है खातर और पेस्टिसाइड के अंदर में। कह सकते हैं कि एक पार्टनर से हमारे वो हो गए कि हमें वहां पर पहले पैसा डालना पड़ेगा, उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तब जाकर अपने पास में कुदरत ने पानी सही दिया, वातावरण सही रहा, प्राइसिंग सही रहा, तब जाकर अपने पास में पैसा बचता है। और वो पैसा हम कह सकते हैं कि हाँ, आदर्श नीति पे, खेती पे पैसा बच रहा है। बाकी के जो खेत है उसके अंदर में परंपरागत खेती 3-4 साल कंटिन्यूस करते हैं तो 1 साल में बचता है, 3-4 साल ऐसा ही रहता है। बताइएगा दर्शक मित्रों, आप भी फार्मर ही रहेंगे ज्यादातर पे, और मेरे से ज्यादा अनुभव आपका सही रहेगा कि ऐसा ही शायद हो रहा है जो हमारी टीम ने मिलके ये एजुकेशन लिया हुआ है फार्मर के साथ में बैठ के। तब जाकर हमको ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसा लाए मार्केट के अंदर में जिसमें कम से कम खर्चा लगे लेबर का, और कम से कम खर्चा लगे खातर और कुछ दवाइयों का। तब हमें मिला बांबू, जो नेचुरली जंगल के अंदर में अभी हो रहा है, और वो हम कैसे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में ला सके। तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में लाने में हम लोग सक्षम रहे। टिश्यू कल्चर लैब के पौधे, बीज के पौधे, अलग अलग चीज, मैकेनिज्म, रिसर्च करने के बाद हम एक वेराइटी पे आकर खड़े रहे कि यदि आपको मल्टी टास्किंग में काम करना है तो बल्कुआ वेराइटी है, जिसमें पार्टिकल बोर्ड में भी दे सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी दे सकते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री में भी दे सकते हैं, जहां पल्प बन सकता है, फाइबर बन सकता है, गैस बनाओ, इथेनॉल बनाओ, वो सारी इंडस्ट्री के अंदर में ये वेराइटी चल सकती है। और यदि आपको उसके लीफ जो है वो सबसे ज्यादा गिरते हैं तो 4-5 साल तक जब लीफ गिर रहा है तो वो लीफ को आप पाउडर बनाकर अपने पशुओं को मिक्स में खिला भी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में सिलिका सबसे ज्यादा होता है। और आपको लगता है कि यदि हमें ये चीज जो है वो पाउडर बना के खिलाने का बात जो है वो आपको बताऊं, क्योंकि उसकी लीफ जो है उसके बाहर के तरफ में छोटे छोटे बारीक जो है एकदम सूक्ष्म कांटे आते हैं, तो सीधा अगर खिलाते हैं तो वो दिक्कत करेंगे। इसलिए उसका पाउडर बना के फील्ड हम देते हैं उसको खिलाने के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा के अंदर में देना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर जाकर डायरेक्ट वो काम हो सके,
कई मित्र हमारे ऐसे जो बांस की खेती कई साल से करवा रहे हैं, वो ये प्रयोग कर भी रहे हैं इंडिया के अंदर में। और यदि ये लीफ का आपको दूसरा कोई यूज लेना है तो आप वर्मी कंपोस्ट जो है वो खाद बना सकते हैं। उसी खाद को बेचकर आप अपनी इनकम जो है वो 4 साल तक में बीच में ले सकते हैं। बांबू की खेती और परंपरागत खेती के अंदर में ये फर्क है, जिसमें खास करके बागायत वगैरह करते हैं तो फेंसिंग कंपल्सरी करनी पड़ती है, तो इसमें कोई फेंसिंग की जरूरत नहीं है। आएंगे अलग अलग पशु उसको खाने के लिए, 1-2 बार खाएंगे, कांटे होने के कारण उसके मुंह के अंदर में और ऊपर के तरफ में जो है छाले पड़ जाएंगे, उसके कारण वो दूसरी बार खाएंगे नहीं, मुंह जो है उसका सूज जाता है। इसके अंदर में फर्क ये है कि हमें कंटिन्यूसली अलग अलग वावेतर का और परंपरागत खेती का जो खर्चा करना पड़ता है वो खर्चा करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें रासायनिक पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, लेबर कंटिन्यूस अपने को देने की जरूरत नहीं रहेगी। इस पे हमें 2 साल के बाद में जो हम कंटिन्यूस निंदामन करते हैं वो निंदामन करने की भी जरूरत रहेगी नहीं। हमें लेबर जो कंटिन्यूस देनी पड़ती थी वो लेबर हमको देनी नहीं पड़ेगी। ये रूटीन खेती और परंपरागत खेती, उन दोनों के बीच का जो फर्क था वो बांबू में कैसे हम ले जा सकते हैं, बांबू में कैसे हम अपना खर्च बचा सकते हैं, उसके रिलेटेड था। वैसे ही आपको बताऊं कि बांबू वावेतर किस तरीके से किया जाएगा। तो बेसिकली 12x6 या 13x7 के अंदर में आप बांबू का प्लांटेशन कर सकते हो अगर आपका फर्टाइल लैंड है तो। यदि आपके पास में लैंड ऐसा है जिसमें बहुत हेवी कार्बन क्षमता नहीं है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप 12x4 या 13x4 के अंदर में या 13x5 के अंदर में बांबू की खेती कर सकते हैं, जिसमें आप 2 साल तक बीच में जो रूटीन खेती कर सकते हैं उसमें से जो इनकम मिल रही थी वो कंटिन्यूस ले सकते हैं। तीसरे साल इसकी हाइट ज्यादा हो जाने के बाद 30-35 फुट हो जाने के बाद नीचे जो है वो छांव हो जाती है, उसके खुद के पत्ते भी उतने गिरते हैं कि वो छांव कर देंगे। तो तब जाकर आपको रूटीन परंपरागत खेती तीसरे साल आप नहीं कर पाओगे, तब आपको तीसरे साल में इनकम नहीं हो पाएगी। अगर इनकम लेनी है, आपको वर्किंग पैटर्न में चलना है, तो आप वैसी चीज ढूंढ सकते हैं जो छांव के अंदर में होगी। मशरूम है, अदरक है, हल्दी है, जिसमें कम छांव में या धूप छांव के अंदर में हो सकती है, वैसे पैटर्न में आपको जाना पड़ेगा। 1 बीघे के अंदर में अगर 13x7 लेकर चलते हैं, 7वें-8वें साल में भी अपने को मेच्योरिटी मिले, कोई दिक्कत ना आए, अंदर ट्रैक्टर जा सके और हम आराम से स्टंप वगैरह निकाल के लेकर आ सके, तो 13x7 के अंदर में वावेतर आदर्श वावेतर कहा जाएगा। और 13x7 के अंदर में आपको 1 बीघे के अंदर में 191 अंदाजित 191 जो है वो पौधे लगेंगे। और एकड़ के हिसाब से हम गिनती करें तो तकरीबन 200 पौधे भी आप बीघे में लेते हैं तो 500 के आसपास में पौधे आपके 1 एकड़ के अंदर में आएंगे। कई जगह पर बीघा चलता है, कई जगह पर एकड़ चलता है। बेसिकली एकड़ को देखें तो 500 पौधे आपके एकड़ के अंदर में आएंगे। जब हम वावेतर करते हैं बांबू की तो उसके अंदर में बेसिकली साइज जो है वो टिश्यू कल्चर से लेंगे या बीज से लेंगे तो इतनी छोटी सी जो है वो साइज के अंदर में उसका पौधा आता है, तो अपने को कोई बड़े खड्डे करने की जरूरत नहीं है। जो साइज के पौधे आएंगे उससे 3 गुना बड़ा आप खड्डा करिए। उस खड्डे के अंदर में आप जो वाइसोनामेटा हम बना रहे हैं वो वाइसोनामेटा का यूज कर सकते हैं, जिसमें सुक्रोज है जो बैक्टीरिया को जरूरत रहेगी, और उसके अंदर में गवर्क मिक्स है जिसके कारण कोई भी फंगस वगैरह क्रिएट ना हो। जब भी हम पौधा लगाते हैं तब उसके अंदर में हम पानी जो है वो मिट्टी और पानी का मिश्रण बना ले, एक तरीके का कीचड़ बना ले, और कीचड़ के अंदर में जब हम पौधे लगाते हैं और वाइसोनामेटा उसके अंदर में डालते हैं तो पौधा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक किसी भी तरीके से सुरक्षित रहेगा। अगर पानी में 1-2 दिन लेट हुआ तो भी उसमें सर्वाइवल रेशियो बढ़ सकता है। इसके अंदर में टपक जो है वो पहले अपने को कर लेनी चाहिए, जिसके कारण अपने को पानी की कोई समस्या बाद में ना रहे। और 3 साल तक 2 साल तक कंटिन्यूस हम इनमें से मिक्स इनकम ले सकते हैं, बीच में जो हम उगाएंगे उसकी। तीसरा साल एक पड़ाव में ऐसा रहेगा जिसमें हमें कोई तरीके की इनकम मिलेगी नहीं। चौथे साल में हम हार्वेस्टिंग पीरियड पे आ जाएंगे,
क्योंकि हम राइजोम वाला बड़ा पौधा ले रहे हैं। 5 साल में उसका हार्वेस्टिंग होता है, 1 साल नर्सरी में रखा और चौथे साल में हम उसको कटिंग करेंगे अपने खेत में। तो चौथे साल से अपने को इनकम जो है वो आना शुरू हो जाएगी। चौथे साल से लेकर 5वें साल तक आपको शायद बांस में पता ही होगा, पहला जो हम चीज ले रहे हैं वो पतला बनेगा, उसके बाद जो डाली आएगी राइजोम में से निकल के वो उससे सवाया या डेढ़ा निकलेगा, उसके बाद का उससे डेढ़ा निकलेगा, हाइट में भी सवा या डेढ़ा रहेगा और थिकनेस में भी सवा या डेढ़ा निकलेगा, और एक जो बनेगा उससे दूसरा उससे हाइट पकड़ता पकड़ता रहेगा। तकरीबन 4 साल तक जो हार्वेस्टिंग पीरियड रहेगा अपना, उसका तना जो है वो स्ट्रॉन्ग और बढ़िया रहेगा। चौथे साल में जब हम कटिंग करेंगे तब प्रति एकड़ तकरीबन पानी और जमीन जिसकी बढ़िया है उसको 40 टन मिनिमम उसमें से निकलेगा। और आज अपने पास में 1.5 साल 2 साल 3 साल तक के खेत अवेलेबल भी है जहां पर हम जाकर देख सकते हैं इस चीज को। कटिंग हमारे ग्रुप के अंदर में अभी आई नहीं है, क्यों नहीं आई है उसका भी आपको डिस्कशन करके बताता हूं। तो बेसिकली चौथे साल में कटिंग आएगा, 40 टन के आसपास कटिंग रहेगा इसका। नीचे से नीचा रेट भी गिनती करें तो आज हम कोई भी बर्तन के लिए लकड़ी लेते हैं तो 2.5 रुपए से नीचे पर केजी लकड़ी अपने को मिलती नहीं है। तो 2500 रुपए के आसपास में ये टन का हम अप्रोक्सीमेटली गिनती कर सकते हैं। सैलरी वगैरह लेंगे तो भी उसके अंदर में 2500 रुपए के आसपास में ऑल ओवर इंडिया यही कीमत पे लोग परचेसिंग करते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। तो चौथे साल पे हार्वेस्टिंग जो आएगा वो बढ़ेगा। मैच्योरिटी जो है वो बांबू की आती है 10वें साल पे। चौथे साल से लेकर 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें और 10वें ये टोटल 7 इयर्स पीरियड ऐसा है जब उसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, तना जो है बढ़ता रहेगा, अंदर पल्पिंग कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, वजन बढ़ता रहेगा। जो हार्डनिंग 10वें साल पे आ गई है अपनी, वो 10वें साल में जो हार्डनिंग आई है वो हार्डनिंग पे अपने को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। अब सपोज करिए कि अपन 90 टन या बीघे पे या अपन एकड़ के हिसाब से गिनती करें तो जो भी हार्वेस्टिंग अपने को मिल रहा है 10वें साल पे वो कंटिन्यूस अपने को 20 साल 25 साल 30 साल अगर बीज से करते हैं तो 40-50 साल मिनिमम, और टिश्यू कल्चर से करते हैं तो अपने को पता नहीं चलता है कि जब फ्लावरिंग आएगा उस टाइम पे, फ्लावरिंग के टाइम पे अपना वहां पर ग्रोथ कम हो जाएगा। तो हम 40 से लेकर 70-80 साल या 30-130 साल तक अलग अलग पौधों का अलग अलग टाइमिंग रहता है, तब तक वो सूट अंदर से निकलती रहती है और अपने को मैच्योरिटी के हिसाब से ग्रोथ मिलता रहता है। बेसिकली ऑल ओवर इंडिया का रेशियो देखा जाए तो आप कहेंगे बांबू ठीक है, बांबू की बातें ठीक है, ये बेचेंगे कहां पे? तो मैं ये कहूंगा कि फ्यूल के अंदर में आज आपको पता होगा जहां मूंगफली सबसे ज्यादा होती है वो मूंगफली के आसपास में छोटे छोटे यूनिट्स बनना स्टार्ट हो गया है। उसको कहते हैं हम पेलेट्स के यूनिट या तो व्हाइट कोल के यूनिट। वो जो एग्री वेस्ट अपना बचता है वो सारे एग्री वेस्ट को मिला के वो सकिंग कर देते हैं, प्रेसिंग कर देते हैं, और जो इंडस्ट्री के अंदर में फ्यूल कुछ ना कुछ लगता है, कोयला लगता है या दूसरी कोई चीज लगती है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सभी एरिया के अंदर में, इंडस्ट्रीज तो है ही, तो वहाँ बेसिकली व्हाइट कोल के हिसाब से जहां पर अपना फर्नीचर वगैरह बनता है वहां पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती है तो उसमें आउटर साइड पे त्राली प्राली लगा के प्लास्टर वगैरह के अंदर में, एग्रीकल्चर जहां पर होता है वहां पर 10 फुट 20 फुट 15 फुट एग्रीकल्चर में वेजिटेबल्स लगाने के अंदर में भी इसका इस्तेमाल होता है। जहां अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज आई हुई है, जैसे कि मोरबी के आसपास में पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्री है जो 600-700 किलोमीटर से दूर से अलग अलग तरीके की वुड्स लेकर पार्टिकल बोर्ड बना रहे हैं। कोई प्लाईवुड बना रहे हैं, कोई इसके अंदर में कापड़ बना रहे हैं, कोई फर्नीचर बना रहे हैं। इससे हम खातर जो है वो बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। इसके अंदर जो फाइबर्स है, अभी ज्यादातर इसकी इंडस्ट्रीज ना आने का कारण है कि अभी देखा जाए तो बांबू जस्ट 1-1.5-2 साल के अंदर में होना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्व लेवल पे इसकी फार्मिंग तो पहले से हो रही है। हम कई चीजें
आउट ऑफ इंपोर्ट करके लाते हैं फर्नीचर वगैरह में, चाइना से और दूसरी कई कंट्री से। वो लाते तो हम बाम्बू के पार्टिकल बोर्ड के हिसाब से ही है, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये बाम्बू से बना हुआ है। फर्नीचर लाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि ये बाम्बू से बना हुआ है। हम इंपोर्ट करते हैं 1900 टन अगरबत्ती का स्टिक और 2500 टन अगरबत्ती फिनिश गुड्स के अंदर में। अगरबत्ती अपने इंडिया में भी बनती है, लेकिन उसकी तनी अपने को नहीं मिलती, उसकी स्टिक अपने को नहीं मिलती है। वैसे कई प्रोडक्ट्स है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट को हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। बाम्बू की पहले तो फार्मिंग करनी जरूरी रहेगी। फार्मिंग करेंगे ऑटोमेटिकली, उस फार्मिंग से कैसे वैल्यू एडिशन बना जाए, कैसे उद्योगीकरण लाया जाए, और जो हाल में उद्योग बने हुए हैं उसको हम बाम्बू देना स्टार्ट करें। तो विश्व पे जो बाम्बू फार्मिंग हो रही है उसमें 40 से ज्यादा उद्योग आए हुए हैं, उद्योग पे वो लोग काम कर रहे हैं, और 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट वो लोग बना के खुद के मोरल को और ज्यादा बेस्ट बना सकते हैं और ज्यादा बेस्ट बना रहे हैं उनके खुद के देशों के अंदर में, और इंपोर्ट करके और ज्यादा रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर रहे हैं। आप कहेंगे बाम्बू ठीक है, आपके प्रश्न रहेंगे कि बातें तो बहुत ज्यादा हो रही है बाम्बू की, लेकिन इंडस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक फार्मर खुद इसको अपने फार्म में बोएगा नहीं, बड़ा नहीं करेगा, तब तक इंडस्ट्री आना मुश्किल है। दोनों का एक वैसा वर्षा था। हमने जितने फार्मर्स को बोला पिछले 1 साल से, बलराम भाई, हम और हमारी पूरी टीम ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, कई स्टेट के अंदर में बाम्बू फार्मिंग को लेकर कई ज्यादा मीटिंग्स कर चुके हैं, बातें बता चुके हैं, फार्मिंग के रिलेटेड काम भी कर चुके हैं और कई फार्मर्स ने लगाया भी है। लेकिन फार्मर का प्रश्न था कि पहले ये बताइए कहाँ बेचेंगे, तो 4 साल के बाद कहाँ बेचेंगे वो प्रश्न रहता था। इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कहीं आगे आए हुए हैं जिनको पता है कि बांस यानी 21वीं सदी का टिम्बर है, कई इंडस्ट्रीज उसको लगानी भी है, तो वो कहते थे कि हम इंडस्ट्री तब लगाए जब बांस आए। तो दोनों के बीच का एक 4 साल का अंतर था। तो बी किसान वहां पर 4 साल के अंतर पे सेंटर पॉइंट पे खड़ा रहा, दोनों को साथ में लिया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए किसानों के फार्म पे, जहां पर फार्मर के पास में पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वो खुद एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और दोनों के बीच में बी किसान रहेगा, और बी किसान फार्मिंग भी करवाएगा क्लस्टर बेस में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी, वो इंडस्ट्री के लिए भी सपोर्ट करेगा, और जिनको इंडस्ट्री लगानी है उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो सही तरीके से बाम्बू के क्लस्टर फार्मिंग के अंदर में लेकर आएगा। तो ये दोनों के बीच का जो समस्या थी कहाँ बेचेंगे, उसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप लिया, जहां जहां बाम्बू बिकता है उसके आसपास में हम बाम्बू का फार्मिंग स्टार्टिंग करेगा। तो हमने मोरबी डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले पकड़ा। यहाँ पे 3-4 अलग अलग हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है जहां पर हम बाम्बू का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट करके यहाँ से बाम्बू को इंडस्ट्री के देने की तरफ में एक मुकाम जो है हमने यहाँ पर पहला स्टार्टअप लिया है, और धीरे धीरे यही स्टार्टअप हम गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे और फिर गुजरात के बाहर पे भी यही चीज को लेकर जाएंगे। आपको लगेगा कि बाम्बू ही क्यों, फार्मर की इनकम भी आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ में अपना एक देखा जाए तो हम फार्मिंग करके कई चीजें पैदा कर रहे हैं। वैसे ही बेसिकली तो सब फार्मर ही है, क्योंकि पहले अपने पास में दूसरी कोई चीज थी नहीं। आज कोई एजुकेशन फील्ड में है, कोई हेल्थ फील्ड में है, कोई पुलिस या कोई कर्मचारी फील्ड में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में है, किसी ने अपना खुद का बिजनेस किया हुआ है। लेकिन तीसरी चौथी पीढ़ी तो उनकी भी फार्मर ही थे। तो फार्मिंग करते हुए हमने सारी चीज को आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं अपना मोरल है, कहीं ना कहीं हमारे खुद के गांव के अंदर में अपने बड़े भैया या ताया चाचा कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको सपोर्टिव रोल में जा सके। या तो हम इतना सारा ज्ञान अपने अंदर में लाए हैं, कई गुरुज के पास में हमने सीखा है, कई टीचर्स ने हमें सिखाया हुआ है, कई रोल मॉडल पे, कई अपने पार्टनर से हमने कई चीजें सीखी हुई है। पैसा तो कमा लिया, लेकिन कोरोना काल के अंदर में हम लोग सब समझ गए कि पैसा ही सब कुछ नहीं बना।
पैसे से ही हम लोग सब चीज को सही नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कुदरत एक पीक पे जाता है और कहीं ना कहीं कुदरत ही सारी चीज को समस्या का समाधान पे अपना सपोर्टिव रोल में पूरा रहता है। तो कहीं अपनी चीज ऐसी है कि हम अपना मोरल देखें, कहीं बैक टू रूट्स वापिस आए और समझे कि कुदरत और सबसे जान के हम लोगों ने जितना कमाया है उतना ही क्या हमारी फर्ज भी है कि हम प्रकृति की ओर वापस आए, उन लोगों की ओर वापस आए जिनको आज कहीं सपोर्टिव की जरूरत है। हम पैसे के लिए नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जहां अपने पास नॉलेज है वो नॉलेज को क्रिएट करें, उस नॉलेज से एग्रीकल्चर फील्ड को आगे ले आए और जो दूसरे कंट्री वाले ऑलरेडी कर रहे हैं वो चीज हम करने में आगे आए। आज चाइना देखिए, वियतनाम देखिए, छोटे से देश वियतनाम है, ताइवान है, तो उन लोगों की जीडीपी को असर करे, श्रीलंका है, उतना काम वो लोग बांबू के ऊपर में कर चुके हैं। बांबू सिर्फ फार्मर को ही पैसा देगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, जैसे हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, जैसे हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, आपको शायद जानकर अचंभा होगा, सिर्फ मोरबी एक सिटी सिरामिक इंडस्ट्री 70 मेट्रिक टन ओनली 24 आवर्स के अंदर में सीबीजी गैस जो है, जो एलपीजी गैस हम कहते हैं, लाइन से जो लाते हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो गैस यूज कर लेता है ओनली 24 आवर्स के अंदर में। हम पेट्रोल इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो बांस और बांस की इंडस्ट्री के अंदर में आ सकती है। आने के लिए सिर्फ एक स्टेप लेना पड़ेगा हम सबको मिलके, चाहे वो सिटीज के अंदर में रहते हैं, चाहे वो फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो विलेजेस के अंदर में रहते हैं, हम सबको मिलके एकजुट होना पड़ेगा और वो एकजुट होकर हम ये बांबू फार्मिंग को एक नया दिशा दे सकते हैं, एक नए ढंग से आगे ले जा सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के अंदर में कई सारे बदलाव आ सके, वैसे फ्यूचर के अंदर में 10 साल की कैपेसिटी के अंदर में चीजें हो सकती है। जिसका एक सिंपल उदाहरण आपको दूं तो हमारे यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो दरियाई पट्टी पूरे भारत को सबसे ज्यादा मिली हुई है और दरियाई पट्टी के अंदर में खारा जो है वो पानी का हवा जब भी आती है तो खारी हवा बहती है, जिसमें सोल्टेड का क्षमता सबसे सोल्टेड जो है जो ज्यादा होता है। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि हम चीज को रोक नहीं पाते हैं उस हवा को, तो उस छोर पे भी अगर हम बांबू की खेती करें, 100% बांबू के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो भी फार्मिंग आप कर रहे हो, चाहे वो बागायती है चाहे वो परंपरागत है, तो या तो हम बाउंड्री के अंदर में बांबू को लगाना स्टार्ट करें, या तो हम 24-24 फुट के अंदर में स्क्वायर बनाए और स्क्वायर बना के उसके अंदर में हम अपनी जो परंपरागत खेती थी वो करें या बागायती खेती करें, जिसके कारण ज्यादातर एक साथ में जो हवा का रुख आता है तब गिरने की जो समस्या है वो अपने जो मेन क्रॉपिंग है वो ना गिरे, जैसे बनाना वगैरह है, पपैया वगैरह है, वो गिरना थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो एक साथ में गिर जाता है, तब जाकर खेडूतों को दिक्कतें होती है। तो हम ये 50 फीट 60 फुट की ऐसी बॉर्डर्स बना लें, जिसके कारण हवा का रुख के कारण हमें ना तो सोल्टेड वाटर में तकलीफ हो, ना तो तापमान में गर्म एकदम हवा आती है उसके कारण मेन क्रॉप में कोई तकलीफ हो, या तो जब साइक्लोन जैसी चीज आती है और पवन के कारण हमें जो नुकसानी होती है वो नुकसानी ना हो। मल्टीटास्किंग है, अलग अलग चीजों के कारण बांबू सपोर्टिव रोल में खड़ा रहेगा। उसके साथ साथ मॉइस्चर जो हवा के अंदर में है वो सबसे ज्यादा वो खुद खींच सकता वो कैपेसिटी है, पानी जो है वो जमीन के अंदर में रोक सके वो कैपेसिटी है। एक तरीके से नहीं, बांबू अल्टीमेटली कई तरीके से अपने को आगे जाकर फ्यूचर के अंदर में पैसा बनाने में काम आ सकता है, और जो हम फार्मिंग कर रहे हैं वो फार्मिंग में किस तरीके से हम बेटर फार्मिंग कर सके उसमें काम आ सकता है। सबसे ज्यादा बायोमास जो है वो क्रिएट करके वो दे सकता है। वैसे देखा जाए तो बांबू के रिलेटेड एक अलग से और अजब से चीज आपको बताऊं तो वो ये है कि हिस्ट्री आपको बांबू की अगर बताऊं तो पीछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में हिरोशिमा नागासाकी के अंदर में जो अणु बॉम्ब
गिराए गए थे, रेडिएशन वाला पूरा वातावरण था, जहां पर कुछ पौधे वगैरह तब क्रिएटिविटी के हिसाब से सृजनात्मक ढंग से बाहर नहीं आ सकते थे। तब सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के अंदर में जो ग्रास वहां से निकल के बाहर आया, वो रेडिएशन वाली जमीन के अंदर में, रेडिएशन वाले वातावरण के अंदर में, जिस रेडिएशन वाले वातावरण में आज भी जो नई पीढ़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं डिसफॉल्टेड होकर आ रही है, कुछ ना कुछ उसके अंदर में खामियां निकल रही है। वहां पर पहला जो निकला था ग्रास वो बाम्बू ग्रास था। मतलब इसके अंदर में वो कैपेसिटी है कि अगर विश्व को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से या कोई भी तरीके के वातावरण में, ये खुद अपने हिसाब से ग्रो होकर बाहर निकल सकता है। आपको ये भी बताऊं कि बांस जब अंग्रेज थे तब अंग्रेज एक 100 इयर्स का एक्ट छोड़ के यहां से गए थे जाते जाते, और वो एक्ट था कि फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर में बांस रहेगा और बांस एज अ ट्री रहेगा। बांस एज अ ट्री होने के कारण, एक झाड़ होने के कारण जंगल विभाग से विदाउट उनकी परमिशन कटिंग नहीं हो पाती थी, ना तो कोई उसको ग्रो करता था। 25 अप्रैल 2017-18 के आसपास में मोदी साहब ने, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये चीज को ग्रास में कन्वर्ट किया। वो एक्ट को थोड़ा सा चेंजिंग में लाए। वो ग्रास में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तब जाकर इंडिया के अंदर में बांस की खेती होना शुरू हुई, बांस के बारे में सब लोगों को जानकारी होना शुरू हुई। बांस नहीं तर हम कहते थे फॉरेस्ट में होता है, जंगल के अंदर में खड़ा रहता है, ऐसा नहीं हुआ। 17-18 के अंदर में ये एक्ट बना। उसके बाद में नेशनल बाम्बू मिशन मार्केट के अंदर में, इंडिया के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर किया। नेशनल बाम्बू मिशन के अंदर में अलग अलग टाइप की सब्सिडीज देना स्टार्टेड हुआ, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग होना स्टार्टिंग चालू हुआ। किस तरीके से बांस को हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में लाए वो देखना चाहा। तो बांस में फ्लावरिंग बड़े लंबे समय के बाद में आने के कारण उसके जो बीज चाहिए वो बीज मार्केट में ऐसे इजी अवेलेबल नहीं हुए। इसके कारण टिश्यू कल्चर लैब के अंदर में जाना पड़ा कि अपन को अगर कार्बन कॉपी करना है, फटाफट जो है ग्रोथ बाम्बू का लाना है, खेतों के अंदर में बड़े पैमाने पे उगाना है, तो उसके लिए टिश्यू के सिवा कोई चीज नहीं बनेगी। तो 1-1.5 साल के आसपास में 17-18, 18-19 के आसपास में टिश्यू कल्चर लैब जो है इसको उगाना स्टार्ट करने लगे अपने टिश्यू कल्चर लैब के अंदर में। तब जाकर पौधा अपने को एक साथ क्वांटिटी में चाहिए तो वो क्वांटिटी में मिलने लगा। और उसके बाद में ऑन पेपर काफी सारी चीजें हुई और प्रैक्टिकल के अंदर में अब सारी चीजें होना स्टार्टअप हुआ है। तो ज्यादातर अपने को 1-1.5, 2, 2.5, 3 साल तक का बाम्बू देखने को मिलेगा। जो सोच समझ में आगे थे, जिनको पता था कि फ्यूचर बाम्बू का बढ़िया और ब्राइट है, उन्होंने पहले साहस किया और साहस करके लगाने लगे। और धीरे धीरे अब बांस और बांस की खेती जो है वो गुजरात के अंदर में होना स्टार्टअप हुआ है। बी किसान आपको बांस या बांस की खेती के लिए जब मर्जी चाहिए आपको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन देता रहेगा। और यदि आपको कोई प्लॉट्स वगैरह भी देखने हैं तो हमारे आसपास में कई प्लॉट्स है जो 3 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 10 महीना, उसके ज्यादातर प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद में 15-16 महीना, 17-18 महीना, और कई जगह पर हमने ट्रायल किए हुए थे। वो ट्रायल के प्लॉट भी हमारे पास अवेलेबल है जो 2.5 साल का है, 2.25-3 साल का है, और कहीं 6 साल के भी अवेलेबल है जो गुजरात के अंदर में अलग अलग जगह पर आपको दिखाया जा सकता है। यदि आप एमपी आ सकते हैं तो बडवानी के अंदर में हमारे पास में एक ही प्लॉट के अंदर में 19 अलग अलग टाइप की वेराइटीज लगाई हुई है। हमने ऐसा भी प्लॉट बनाया हुआ है जहां पर मिट्टी ही अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पहाड़ है, जहां स्टोन है, और वो स्टोन के अंदर में भी हमने बाम्बू को लगाया हुआ है। ग्रोथ में 19-20 का फर्क क्या रहता है, कौन सी वेराइटी लगाने से क्या फायदा मिल सकता है, आपके आसपास में पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इसको बिक्री किया जा सकता है। यदि बी किसान के साथ में जुड़ के आप काम करना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। बी किसान आपको गाइडलाइन भी देगा, साथ में आप कहेंगे तो आपके साथ में जुड़ के भी काम करेंगे। वहां का रुख क्या है, आपकी नीड क्या है, आपके पास में क्या पॉजिटिव है, आपके पास कौन सी चीज की स्ट्रेंथ है,
कहाँ आपके पास वीकनेस है, वहां वीकनेस पे खड़ा रहने के लिए बी किसान हर हमेशा आपके साथ में रहेगा। ज्यादातर देखा जाए तो कई चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर में ले ली है, जो हमारी टीम ने अलग अलग जगह से एजुकेशन हासिल किया हुआ था, और कोई चीज जो हमसे छूट रही हो और हमसे ज्यादा कई लोगों ने बाम्बू के अंदर में काम किया हो या रिसर्च किया हो, कोई चीज और बताना चाहते हो, तो मैं आपको नंबर जो है वो स्क्रीन के साथ में दे दूंगा। उस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। यदि फोन ना पिक हो तो आप व्हाट्सएप के अंदर में आपके मैसेजेस छोड़ सकते हैं और हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान पाठशाला के थ्रू हम लोग बाम्बू और बाम्बू एजुकेशन को गुजरात से आगे लीड कर रहे हैं, और हो सके उतना आगे जा सकते हैं। कई लोग अगर इंटरेस्टेड है अपने घर पे बैठ के छोटा मोटा हमारा हेल्प करने के लिए, इंडिया को, नेशन को आगे किस तरीके से हम बाम्बू के रिलेटेड एक नया रेवेन्यू जनरेट करवा पाए, फार्मर की इनकम आगे ले जा पाए, इंपोर्ट में किस तरीके से हम बीच में ब्रेक लगा सके और इंडिया में ही वो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके, वातावरण जो हम कह सकते हैं मिल बांट के, हमारा ही खेल है कि हमने इंडस्ट्रीज लगा के वातावरण को दूषित किया है, तो उसको हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन एनर्जी के तरफ में जा सके, पोल्यूशन को कंट्रोलिंग कर सके, कार्बन क्रेडिट्स पे कैसे हम वर्कआउट कर सके, कार्बन फुटप्रिंट हम रहे या ना रहे, हमारे पीछे कई पेडीज जो है वो जिस तरीके से पहला अर्थ हमें मिला था, जमीन हमें मिली थी, पृथ्वी हमें मिली थी, उस तरीके का पृथ्वी हम वापिस छोड़ के जा सके, कहीं फर्ज के रूप में, कहीं उससे हम और क्रिएटिविटी कर सके और पैसा कमा सके और इकोनॉमी को साउंड कर सके। किस भी सब्जेक्ट को आप पकड़ो, कहीं ना कहीं हम मिल बांट के आनंद के तरफ जा सके, कहीं ना कहीं हम अपनी क्रिएटिविटी को आगे ले जा सके। आप चाहे वकील है, आप चाहे पुलिस अधिकारी है या पुलिस में कहीं पर भी है, आप चाहे टीचर्स लॉबी में है, आप चाहे कोई भी फील्ड के अंदर में काम कर रहे हो, आपके पास आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बच रहा है और आपको चाहिए कि हम प्रकृति के लिए कुछ करें, आपको चाहिए कि नहीं हमें कॉमर्स पैसा कैसे मिले उसके लिए कुछ चाहिए, तो आप बताइए कि आपके पास क्या आपका स्ट्रेंथ है और कौन सी चीज से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम मिलके जो एक साथ में आज हमारे पास में जो टीम है वो वॉलंटियर बेस पे काम कर रही है, और वो टीम जो 1 घंटा काम करके 35, 40, 100 लोग 100 घंटे का काम करते हैं, तो आइए मिलके 1 घंटा या आधा घंटा मिलके हम कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करें, ऐसा कुछ करें जिसके कारण वो 1000 घंटे का काम मिले, 10,000 घंटे का काम मिले, और वो काम से मिल बांट के सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नॉलेज से, अपना अपना इकोनॉमिकली, अपना अपना एजुकेशन, अपना अपना आसपास का वातावरण, और कहीं ना कहीं नेशन के लिए जो हमारी जवाबदारी है उस जवाबदारी को हम आगे बढ़ाने में मदद करें। आज मैं लीड कर रहा हूं, लेकिन मेरे फेस के पीछे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाम्बू के पीछे 10 साल, 12 साल या 15 साल का अपना एजुकेशन डाला हुआ है। किसान पाठशाला आज वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये जितना भी एजुकेशन हमने लिया हुआ है, तकरीबन 100, 150 लोग, 200 लोगों ने मिलके वो एजुकेशन हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फेस हूं, मैं माध्यम हूं सिर्फ, पीछे कई रोल मॉडल ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे बैठ के रात रात भर में यूट्यूब से क्या बांस है, किस तरीके का बांस है और वो एथेंटिक है या नहीं है स्टोरी, ये मिल बांट के चीजें दी हुई है। कहीं आप भी सपोर्ट करिए और मिलके अपना अर्थ, अपनी पृथ्वी, अपना भारत को आगे और समृद्ध और विशाल और क्रिएटिव और ग्रीनरी से भरा हुआ बनाए। ठीक है, बी किसान टीम के तरफ से, मोरबी से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको कहता हूं एक छोर से आगे आइए, हम साथ में मिलके आगे अपना काम, अपनी फर्ज कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।